गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा सेकंड चैप्टर में हम कर रहे थे हिमालय का वर्गीकरण, हिमालय का निर्माण। तो इससे पहले हमने हिमालय का जो निर्माण कर लिया था और हमारा भौतिक दृष्टि से जो हमने इनका वर्गीकरण किया था, भौतिक दृष्टि और बनावट के आधार पर और भौतिक दृष्टि से देखा जाए, ठीक है। तो इसमें हमारा भौतिक दृष्टि में जो ए था पार्ट, इसमें था हिमालय, उसके बाद में बी था गंगा, ब्रह्मपुत्र, और सी था तटीय मैदान, और हमने द्वीप समूह भी इसमें द्वीप समूह है, और डी था हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भाग, ठीक है। तो हमने हिमालय का जो था वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम 2 नंबर पर यानी बी पर देखेंगे। बी हमारा है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का मैदान। अब इसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, यानी कहाँ तक ये फैला हुआ है, किसके द्वारा और कौन से काल में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले हम निर्माण की बात करते हैं, इसका निर्माण कौन से काल में हुआ। तो इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था प्लेस्टोसीन काल में नियोजोइक अर्थ से हुआ था, ERTH अर्थ से हुआ था। यानी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, अगर देखा जाए तो ये जो हमारा हिमालय बना, हिमालय के बाद में इससे जो इसकी पहाड़ियों या पर्वतों से जो नदियाँ निकली, उसका जो निक्षेप हुआ, उस निक्षेप से क्या हुआ, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं या अन्य सहायक नदियां इनकी, वो हिमालय का कटाव करती रही और आगे मैदान में इसका बिछाव करती रही, निक्षेपित पदार्थ है वो मैदान में छोड़ती रही। तो जिससे क्या हुआ, एक समतल मैदानी भाग का निर्माण हो गया। और मैदान को देखा जाए तो भारत की दृष्टि से बहुत ही उपजाऊ माना जाता है, ठीक है। अब जो इस मैदान में बात करें तो इस मैदान में मुख्य जो योगदान था नदियों का योगदान, ठीक है, नदियों का योगदान रहा है। अब जैसे में हम चर्चा कर सकते हैं, गंगा हो गया, ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गया, सतलुज हो गया। तो ये जो इनकी अन्य सहायक नदियां हैं उनका भी हमें इसमें चर्चा कर सकते हैं। तो इस निर्माण का अगर देखा जाए आगे, तो इसमें मैदानों में कौन सी मृदा पाई जाती है। जो ये हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इसमें कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर कांप मृदा पाई जाती है, जो एक कांप की तरह होती है और दलदली भाग होता है। उसके बाद में जलोढ़ मृदा, ये कृषि के लिए बहुत ही उत्तम मानी जाती है। दोमट मिट्टी भी पाई जाती है। उसके बाद में खादर भी पाई जाती है। उसके बाद में देखा जाए तो कछारी मृदा का भी इसमें मिलता है। अगर एक और मृदा है उसकी हम बात करें तो एल्पी सोल। तो मुख्य रूप से जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है उसमें कांप, जलोढ़, दोमट, खादर, कछारी, एल्पी सोल मृदा है, ये सारी मृदाएं पाई जाती है। अब देखा जाए तो जलोढ़ मृदा है उसकी क्या विशेषता है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा है उसमें क्या है, सबसे उपजाऊ मृदा है वह रबी की खरीफ और रबी
अगर देखा जाए तो रबी की फसल सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। तो ये जो मृदा है भारतीय गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे उपजाऊ मृदा में से है। ठीक है, इसके बाद में इनका जो ये सारी मिट्टियाँ हैं, इनकी अगर कलर की बात करें, उनकी विशेषताओं की बात करें तो इनकी विशेषता देखते हैं। इनका रंग लगभग भूरा होता है। यानी ये सारी मृदाएं हैं, इनका जो कलर होता है भूरा होता है। ठीक है, अब क्यों होता है? क्योंकि इनमें पोटास, चूना और कैल्शियम होता है, कैल्शियम। और बात करें तो फास्फोरस और ह्यूमस पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों की पत्तियां आदि पाई जाती है। तो इसके कारण इसका जो कलर है इन मिट्टियों का या गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का वो भूरा कलर होता है। ठीक है, भूरा है। तो आगे हम देखें मैदानों का वर्गीकरण। अब मैदानों का वर्गीकरण, ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, उसको आगे हम वर्गीकरण करें तो वर्गीकरण में हमारा रहेगा 2 पार्ट। ठीक है, जैसे हमने हिमालय को भौतिक स्वरूप को हमने भौतिक दृष्टि से हमने देखा था, हिमालय, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तटीय मैदान, द्वीप समूह और 4 भागों में बांटा था। इसी प्रकार हमने हिमालय को आगे 4 भागों में बांटा और उसको फिर 4 पार्ट हमने किए थे। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, उसका वर्गीकरण करके देखें तो हम उसको मुख्य 3 भागों में बांट सकते हैं। और पहले जो शुरुआत में हम देख सकते हैं संरचना, ठीक है, और इसके बाद में संरचना या बनावट की दृष्टि से, और दूसरा हम ले सकते हैं भौतिक दृष्टि से। तो सबसे पहले हम संरचना और बनावट की चर्चा करेंगे। संरचना और बनावट में क्या है? सिंधु नदी है, उसके द्वारा जो मिट्टी लाई गई है, जो बिछाई गई है या निर्माण किया गया है इस मैदान का, तो उसकी अलग विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में गंगा नदी अपने पानी के साथ में, अपने जल के साथ में कुछ मृदा लेकर आई और उसका निक्षेप कर दिया, तो उस मैदान की अलग से विशेषताएं हमें देखना पड़ेगा। और इसके बाद में देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी अपने सहायक नदियां अपने माध्यम से, जल के माध्यम से जो मिट्टी लेकर आई उसका निक्षेप किया। तो हम मैदान है जो उत्तर भारत का, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है उसको 3 भागों में बांट कर इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक दृष्टि से हम आगे देखेंगे।